हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सचिन कुमार और आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सचिन फिजिक्स एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है? ठीक है, ये क्या बुक में लिखा हुआ रहता है, बायोट टी लिखा हुआ रहता है, टी आपका क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसको बोलते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। मित्र, ये बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है? तो बायोट सावर्ट लॉ जो सो कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते, किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते उस करंट कैरिंग वायर के जो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है। कौन? बायोट सावर्ट लॉ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक वायर है। क्या है? एक वायर है। एक वायर है और मान लीजिए कि इस वायर में जो करंट जो फॉलो हो रहा है वो आई करंट फॉलो हो रहा है। एक वायर है, इस वायर में जो करंट जो फॉलो हो रहा है वो आई करंट फॉलो हो रहा है। अब क्या होगा कि इस वायर के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस वायर के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे कि इससे करंट कैरिंग वायर के चलते, इससे करंट कैरिंग वायर के चलते आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे, आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ ने क्या बोले? ये बोले कि भैया यानी कंप्लीट वायर के चलते इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस जो होगा वो इस पूरे कंप्लीट वायर के चलते इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का बताना ये हमारे बस का बात नहीं है। भैया आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये वायर का जो लेंथ जैसे और लंबा हो सकता है, कि वायर का लेंथ जो काफी लंबा हो सकता है, और भैया अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिर बोला गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला कि करना क्या है? करना कुछ नहीं है। क्या करना है कि इस करंट कैरिंग वायर को, इस करंट कैरिंग वायर को क्या करना है? छोटे छोटे करंट एलिमेंट में, छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करना है? इसको डिवाइड कर लेना है और उनमें से किसी एक एलिमेंट के चलते आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। और अगर आपको पूरे वायर का अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फिर उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो भैया इस पूरे वायर के चलते इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आया? फिर से समझिए क्या है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या बताता है? तो बायोट सावर्ट लॉ जो सो किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते, किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताता है? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है। कौन? बायोट सावर्ट लॉ। ये क्या कहता है कि एक वायर को ले लीजिए, मान लीजिए कि इस वायर में जो करंट जो फॉलो हो रहा है वो आई फॉलो हो रहा है। तो भैया इस करंट कैरिंग वायर के चलते, इस करंट कैरिंग वायर के चलते इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है? फाइंड करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक पूरे कंप्लीट वायर के चलते, एक पूरे कंप्लीट वायर के चलते इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को बताना हमारे बस की बात नहीं है। तो उसे पूछा गया कि भैया आपके बस की बात क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि भैया ये वायर का लेंथ तो काफी लंबा हो सकता है, वायर का लेंथ काफी लंबा हो सकता है और अलग अलग पॉइंट पे जैसा अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें। तो फिर करना क्या है? उन्होंने बोला कि करना कुछ नहीं है। क्या करना है? इस करंट कैरिंग वायर को, इस करंट कैरिंग वायर को क्या करना है? छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे करंट एलिमेंट में क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। यानी कि स्मॉल एलिमेंट में क्या करना है? डिवाइड कर लेना है और छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेना है और उनमें से किसी एक एलिमेंट के चलते आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे क्या कर लेना है? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। फिर क्या करना है कि अगर इस पूरे वायर के चलते पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस पूरे वायर को क्या कर, इंटीग्रेशन कर दीजिए और उस इंटीग्रेशन का लिमिट ले लीजिए। कहां से कहां तक? जहां से जहां तक आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से वहां आप क्या कर लीजिए? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का लिमिट ले लीजिए। तो भैया इस पूरे कंप्लीट वायर के चलते इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड करके आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम एक करंट एलिमेंट लेते हैं, है ना। एक करंट एलिमेंट हमने ले लिया
Dl एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए जिसका स्पेशल नाम दिया गया, क्या दिया गया, इसको बोला गया करंट एलिमेंट। क्या बोला गया? करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो करंट एलिमेंट जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी होता है? तो करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो भैया करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन जो होता है वो जनरली करंट के डायरेक्शन में ही लिया जाता है। यानी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट जो करना है वो करंट के डायरेक्शन में ही करना है। किधर करना है? करंट के डायरेक्शन में ही करना है। भैया आप करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपको प्रयास करना है कि करंट के डायरेक्शन में ही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन को क्या कर लेना है? रिप्रेजेंट कर लेना है। तो हमने करंट के डायरेक्शन में हमने क्या किया? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करना है कि इस करंट एलिमेंट के सेंटर से, इस करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट पी की तरफ क्या कर लेना है? एक पोजीशन वेक्टर आर को क्या कर लेना है? ड्रॉ कर लेना है। एक पोजीशन वेक्टर आर को बना लेना है, ठीक है। हमने क्या बोला कि करंट एलिमेंट के सेंटर से, एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पी की तरफ क्या कर लेना है? पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर लेना है। और ये पोजीशन वेक्टर आर जो है ये करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने वेक्टर इसलिए दिया है क्योंकि हमने साथ में डायरेक्शन को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर एरो दे दिए जिसको बोला गया पोजीशन वेक्टर आर। अब देखिए करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो भैया इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है पता नहीं है, तो वैसा मान ली कि इन दोनों के बीच में जो एंगल जो बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो भैया इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? तो हम ऐसा बोल दें कि थीटा एंगल बन रहा है। अब क्या करेंगे? देखिए इस डी एल एलिमेंट के चलते भैया हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है और हमने एक वायर का छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है ना। तो भैया इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पी पे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा भैया वो भी तो कम ही मिलेगा ना, वो भी तो छोटे मिलेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए हमने क्या किया, हमने एक वायर का छोटा लेंथ हमने एज्यूम किए हुए जिसको बोल रहे हैं डीएल, और इस डीएल का स्पेशल नाम दिया गया करंट एलिमेंट। तो भैया हमने वायर का छोटा सा टुकड़ा हम लेकर के रखे हुए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लिए हुए हैं। तो भैया इस डीएल एलिमेंट के चलते, स्मॉल एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पी पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो भी तो छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा भैया? छोटा ही मिलेगा। स्मॉल एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी स्मॉल मिलेगा। जिसे आप ऐसे समझिए कि भैया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के चलते स्मॉल वर्धन करना पड़ता है। बात समझ आ रहा है क्या? कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के चलते स्मॉल वर्धन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से भैया स्मॉल एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पी पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी हमको स्मॉल मिलेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और भैया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट जो करेंगे वो डीबी से करेंगे। किससे करेंगे? डीबी से करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो डीबी जो है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट एलिमेंट के चलते आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस जो हो रहा है, अब ये डीबी जो है यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसका इक्वेशन बना लेंगे। भैया हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन रुको थोड़ा सा हम फील ले लेते हैं कि भैया ये जो डीबी जो है यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला आपका क्या है? पहला डीबी जो है यानी डीबी जो है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला चीज क्या बोले कि डीबी जो होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि इस वायर में भैया इस डीएल एलिमेंट में जो करंट जो फॉलो हो रहा है वो आई तो ही फॉलो हो रहा है ना। तो भैया इस वायर में जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। जितना ज्यादा इस वायर में जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। यानी कम करंट इस वायर में कम करंट पास होगा
तो भैया यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड भी उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू जो होगा वो भी कम होगा। और अगर इस वायर में पास होने वाले करंट का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो भैया इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखिए, अगर मान लो कि इस वायर में करंट ही नहीं पास कर रहा है, मान लो कि इस वायर में करंट ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो भैया इस वायर में करंट ही नहीं फॉलो करेगा तो भैया इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जब इस वायर में जब करंट ही नहीं फॉलो करेगा तो भैया यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है? तो करंट के वजह से होता है। जहां किसी वायर में करंट फॉलो हुआ कैसे क्या उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर इस वायर में जब करंट ही जब पास नहीं करेगा तो क्या आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? क्या नहीं। यानी करंट पास होने वाले करंट का वैल्यू अगर जीरो है, पास होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो भैया इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? जीरो है। इससे करंट में पास होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड जीरो है तो भैया इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड जीरो है। अब जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया? चलिए दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है आपका डीबी जो होते हैं भैया, डीबी जो होते हैं वो डी एल का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह ये कैसे होता है ये बता दीजिए। बताते हैं भाई, रुको। देखो हम क्या बोले कि डीबी जो होते हैं, डीबी क्या है? तो भैया डीबी आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल वैल्यू है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डीबी जो होते हैं वो डीएल का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डीएल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कहने का मतलब कि भैया करंट एलिमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? तो देखो ऐसे कि जैसे जैसे डीएल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डीएल एलिमेंट बढ़ता जाएगा भैया वैसे वैसे यहाँ पे आपको क्या होगा? वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको बढ़ता जाएगा। भैया स्मॉल एलिमेंट के चलते पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है वो स्मॉल मिल रहा है। तो भैया जैसे जैसे डीएल एलिमेंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो क्या इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं बढ़ता जाएगा? एकदम बढ़ता जाएगा सर, है ना। कि जैसे जैसे डीएल एलिमेंट का क्या होगा? डीएल एलिमेंट का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डीएल एलिमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस पॉइंट पी पर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्या है? तो डीबी जो होते हैं, डीबी जो होते हैं वो क्या होता है? साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि सर यहाँ पे साइन थीटा कैसे आ गया? हाय हाय हाय, बताते हैं भाई, रुको कि साइन थीटा कैसे आया। देखिए देखिए अगर मान लो कि ये पॉइंट पी, अगर ये पॉइंट पी मान लो किसी वायर के ऊपर ही आ जाए, मान लो ये पॉइंट इस वायर के ऊपर आ जाए तो भैया अगर ये पॉइंट पे इस वायर के ऊपर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट पी की तरफ पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो इधर ही है तो भैया करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन जो है वो सेम है। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन जो वो क्या है? सेम है। तो अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो भैया इन दोनों का बीच का जो एंगल जो बनेगा कितना बनेगा? 0 डिग्री। भैया डायरेक्शन सेम है, जिधर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है उधर पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम है तो भैया उन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0। एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। चलिए अब एक चीज समझिए, ये हम जो वायर जो लिए हैं वो थीन वायर लिए हैं, थीन वायर के पतला वायर लिए हुए हैं, ठीक है। और भैया एक थीन वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। इस चीज को माइंड में सेटअप कर लीजिए। हम यहाँ पे वायर जो लिए वो थीन वायर लिए हैं, यानी आप जितना से जितना पतला वायर ले सकते हो आप उतना से उतना पतला वायर ले लीजिए। और एक थीन वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मिलने वाला है वो आपको मिनिमम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मिनिमम। मिनिमम मिलने वाला कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब रुको, अब मान लो कि ये पॉइंट पे यहाँ पे आ जाए, अगर ये पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा
तो भैया देखिए करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर, और देखिए अगर ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा तो करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट P की तरफ क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट P की तरफ क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो भैया करंट एलिमेंट का डायरेक्शन उधर और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन नीचे, आने के करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो ये डायरेक्शन जो क्या अपोजिट है। भैया करंट एलिमेंट का डायरेक्शन आपके तरफ और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमारे तरफ, तो बताइए कि डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना भैया, अपोजिट हो गया। तो जब अपोजिट जब हो जाएगा तो भैया यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और इस केस में, इस सिचुएशन में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलने वाला जो है वो यहाँ भी आपको मिनिमम मिलने वाला है। कि क्यों, क्योंकि देखिए जो पॉइंट P जो आपका कहाँ पे, इस वायर के ऊपर ही है, और भैया वायर के ऊपर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलने वाला जो है वो 0 मिलने वाला है। एक थिन वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो 0 होता है, हम क्या बोल रहे हैं, एक थिन वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एक थिन वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन वही आप अगर एक कंडक्टर ले लेंगे यानी मोटा वायर ले लेंगे तो भैया उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये चीज आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा वायर जो है वो कैसा है, थिन वायर है, पतला वायर है, और पतला वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला मिनिमम मिलने वाला है। मिनिमम मिलने वाला कहने का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P जो वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट P की तरफ हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए भैया कि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर और पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन इधर। यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है वो आपका एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और इस सिचुएशन में सर, इस सिचुएशन में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलने वाला जो है वो आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। यानी 90 डिग्री पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलने वाला है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए अब ये बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री का कौन ऐसा फंक्शन है जो मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू देता है और मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो भैया वो एक माप है आपका साइन थीटा। साइन थीटा एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू देता है और मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो भैया देखिए जब एंगल आपका 0 डिग्री था तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिनिमम मिल रहा है, यानी मिनिमम एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और वही 180 डिग्री जब एंगल था तो यहाँ भी कंडीशन वही है कि यहाँ भी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम एंगल पे यानी 90 डिग्री पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। तो भैया ट्रिगोनोमेट्री का साइन फंक्शन एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू देता है और मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू देता है भैया, इसीलिए यहाँ पे लिया गया साइन थीटा। चलिए अगला क्या है कि डीबी जो होते हैं वो डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन स्क्वायरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब हम क्या बोले कि भैया अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना घट जाएगा। अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा तो अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना घट जाएगा, और अगर डिस्टेंस 2 गुना घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना बढ़ जाएगा। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या करता है, पालन करता है। बात समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा होता है, स्क्वायरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप इस वायर से जैसे जैसे आप दूर चलता जाएंगे वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड कम मिलता जाएगा। अब जैसे जैसे वायर के नजदीक आते जाएंगे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलता जाएगा। यानी जैसे जैसे वायर से दूर चलता जाएंगे, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू घट जाएगा, और जब डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा डीबी, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब साइन जब हटता है तो उसके बदले आ जाता है आपका एक कांस्टेंट आता है के, और ये हो जाता है के डीबी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाता है आर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये के जो है ये यहाँ वेर करके आप लिख सकते हो कि के का जो वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू जो होता है वो मी नॉट अपॉन 4 पाई होता है। अब सर ये मी नॉट क्या है, तो मी नॉट नीचे दिख रहा है, यहां लिख देते हैं। ठीक है, मी नॉट आपका जो है वो क्या है, तो परमेबिलिटी है। क्या है सर, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस का क्या है परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी है। और सर इस मी नॉट का जो वैल्यू जो होता है, मी नॉट का जो वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 to the पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये चीज पता चल गया कि के का वैल्यू क्या होता है मी नॉट अपॉन 4 पाई होता है, और मी नॉट क्या होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और मी नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 to the पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। अब क्या करेंगे, इस के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इस के का वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डीबी बराबर मी नॉट अपॉन 4 पाई, मी नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका आगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। यानी भैया एक करंट एलिमेंट की वजह से, एक करंट एलिमेंट के चलते आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो आपका इतना प्रोड्यूस होगा। यानी इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इतना है। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, लेकिन रुको एक चीज और बच रहा है, और वो क्या है, तो वो आपका डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इसमें लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा इन वेक्टर फॉर्म। क्या है आपका डीबी, क्या है डीबी, डीबी पर एरो दे देना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस पे एरो दे देंगे। डीबी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी बराबर मी नॉट अपॉन 4 पाई, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या है आर का स्क्वायर है। और भैया इसको क्या कर देंगे, इसको हम जो सो एक ही यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आर कैप से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आर कैप क्या है, तो आर कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड जब 1 जब हो जाएगा तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का दुनिया में सिर्फ एक ही काम, कौन सा काम, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। भैया यूनिट वेक्टर का दुनिया में सिर्फ एक ही काम, कौन सा काम, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो हम क्या कर दिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा डीबी बराबर मी नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या होगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, क्या होगा अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर का वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, आर वेक्टर का मोड। अब क्या हो जाएगा भैया, अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, डीबी बराबर क्या हो जाएगा मी नॉट, क्या होगा मी नॉट अपॉन 4 पाई, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का क्या हो जाएगा आर का पावर क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जब साइन थीटा जब हटेगा तो साइन थीटा जब हटेगा उसके बदले क्या आएगा क्रॉस आएगा। भैया साइन थीटा का जो साइन जब हटता है उसके बदले क्रॉस आता है। एक चीज पता होगा आप लोगों को, जब कॉस थीटा का जब साइन जब हटता है तो भैया उसके बदले क्या आता है, उसके बदले डॉट आता है। और साइन थीटा का जब साइन जब हटता है उसके बदले क्रॉस आता है। क्या आता है क्रॉस आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डी बी वेक्टर इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या हो जाएगा
आई आई डी एल वेक्टर क्रॉस क्या होगा आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा आर का पावर क्यू, और यही आपका क्या निकल करके आ गया डायरेक्शन, और ये आपको क्या देगा डायरेक्शन देगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे जो सो इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए बताते हैं। आपका क्या है डी डी एल क्रॉस आर है, डी एल क्रॉस आर है, तो आपको क्या करना है डी एल पहले है, डी एल आपका पहले है, तो आपको क्या करना है डी एल पे फिंगर को रखना है। भैया ये डी एल क्या है करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट का डैश ऊपर है, इधर है ऊपर है, तो अपने राइट हैंड फिंगर को क्या करना है डी एल एलिमेंट के डायरेक्शन में रख देना, रख दिए है। दूसरा वेक्टर क्या है आर है, दूसरा वेक्टर क्या है आर है, आर यानी कि पोजीशन वेक्टर है, तो क्या करना है दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करना है अपने फिंगर को कर्ल करना है। तो थंब किधर बता रहा है अंदर की तरफ, आने की इस पॉइंट पी पे, जो इस पॉइंट पी पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आया क्या? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। बढ़िया से समझिए, देखिए भैया करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, हमको क्या करना है, हमको जो करना है वो डी एल क्रॉस आर करना है। तो डी एल पहले है, तो अपने राइट हैंड फिंगर को डी एल एलिमेंट पे रखना है, और दूसरा वेक्टर क्या है आर है, तो आर दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करना है अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करना है। हम किधर बता रहा है अंदर की तरफ बता रहा है ना, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। दूसरे तरीके से देखिए बताते हैं, एक और तरीका है किसी भी करंट के, अब ये आपका बायस फॉर्मूला समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। क्या देखना है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो दूसरा तरीका से हम बताते हैं, देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वायर है, एक क्या है हमारे पास एक वायर है, एक वायर है, और इस वायर में क्या हो रहा है आई करंट फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है आई करंट फॉलो हो रहा है। तो भैया इससे करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होगा, इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बोलिए एस या नो? भैया जहां इस वायर में करंट फ्लो हुआ इस वायर के चारों तरफ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इस वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चलिए बताते हैं। आपको क्या करना है कि अपने राइट हैंड थंब को क्या करना है करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट किधर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर जा रहा है, तो अपने थंब को ऊपर रखना है और बाकी के फिंगर को क्या करना है कर्ल करना है। तो ये फिंगर जिधर कर्ल होगा वही क्या बताएगा इस प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। फिजिक्स में इनवर्ट डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया, इसे रिप्रेजेंट किया गया क्रॉस को, यानी फिजिक्स में इनवर्ट डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है क्रॉस से, इधर हो जाएगा क्रॉस, और भैया इधर से अंदर जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, से फिंगर इधर गया और इधर से बाहर निकल रहा है, तो इधर बाहर निकल रहा है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट जो किया गया वो डॉट से किया गया। किससे किया गया डॉट से, तो इधर क्रॉस होगा इधर क्या होगा डॉट होगा, ठीक है। अगर हम क्रॉस और डॉट लिखेंगे इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे ना कि क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में यानी अंदर के तरफ है, और ये डॉट मतलब क्या हुआ, डॉट का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो बाहर के तरफ है आउटवर्ड। क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन मान के एक वायर है और इस वायर में जो करंट जो फॉलो हो रहा है वो मान लो कि ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी करंट जो जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है। तो भैया करंट ऊपर से नीचे जाए तो नीचे से ऊपर जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चलिए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट के डायरेक्शन में क्या कीजिए अपने राइट हैंड थंब को रखिए, यानी करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठा को रखिए और बाकी के फिंगर को क्या कीजिए कर्ल कीजिए। फिंगर जिधर कर्ल होगा
वही क्या बताएगा, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। तो देखिए अगर जो करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ना भाई, अब क्या करना, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। करंट नीचे जा रहा है तो अपने अंगूठा को भी नीचे रखना है, बाकी के फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो देखिए फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन जो होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी इधर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो इस बोर्ड का परपेंडिकुलर और इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और भैया इसको जो रिप्रेजेंट जो करेंगे वो किससे करेंगे, क्रॉस से करेंगे। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा। और सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट जो करेंगे वो डॉट से करेंगे, इससे करेंगे, डॉट से करेंगे। तो क्रॉस और डॉट को समझ गए क्रॉस। तो इस प्रकार से आपका बायो-सेवर्ट लॉ समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। हम आते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। पूरा कंप्लीट वीडियो जो आप तक पहुंच जाएगा। जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वैसे लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।